एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा PS ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं GK ग्रुप ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज़ और इस समय हम मौजूद हैं वृंदावन शोध संस्थान में। हमारा प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ, जिसमें जारी है एक्सक्लूसिव टॉक शो। इस समय मेरे साथ इस टॉक शो में बातचीत के लिए एक और मेहमान जुड़ गए हैं, एक ऐसे विशेष मेहमान जो हमारे अनुरोध पर वृंदावन पधारे हैं। हमारा अनुरोध उन्होंने स्वीकार करके हमारा मान सम्मान बढ़ाया और जो वैसे देखा जाए तो अपने परिचय के लिए कभी मोहताज नहीं है। एक बहुत बड़ा सिग्नेचर अगर हम हिंदी पत्रकारिता की दिशा में कहें या राजनीतिक गतिविधियों के तौर पर कहें तो एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है इस देश का। और पिछले दिनों अगर पिछले वर्ष की बात करें तो एक ऐसा घटनाक्रम भी हुआ था जिसके बाद तो बहुत सारी चीजें उस पर अलग अलग तरीके से सामने आई और उसमें वो बहुत हर व्यक्ति का ध्यान उनकी तरफ गया था। मैं परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं इस देश के जाने माने पत्रकार, राजनीतिक विशेषज्ञ, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने वाले श्री वेद प्रकाश वैदिक जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस एक्सक्लूसिव टॉक शो में मथुरा में हूँ। और ये बड़ा संयोग है कि टाइटल मैं मथुरा हूँ। मथुरा अपने आप में सभी चीजें कवर कर लेता है, लेकिन उपस्थिति आपकी श्रीधाम वृंदावन में। हालांकि ये कार्यक्रम मथुरा में भी चला, लेकिन ये अच्छा सहयोग है कि प्रभु की लीला स्थली पर आप पधारे हैं। आपने भी अपनी बहुत सारी लीलाएं की हैं। मेरे पास देखा जाए तो मेरे पास एक पूरा परिचय मुझे तैयार करके दे दिया है, जो हमारी पूरी ये टीम, जो प्रोडक्शन टीम इसमें जुड़ी हुई है, तो उन लोगों ने मेरे को पूरा परिचय दे दिया है। अब मैं कैसे पढ़ूं इतना लंबा परिचय? मैं वेद प्रकाश वैदिक जी का क्या पढ़ूं? मैं कोशिश करूंगा, कुछ चीजें तो जरूर बताऊंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि सवाल करूं तो जवाब में भी ये परिचय एक बड़े स्वाभाविक रूप में आप तक आ जाए। बस इतना जरूर बता देता हूं कि 12 वर्ष की उम्र में वैदिक साहब गिरफ्तार हो गए थे। अब इसी से लगा लीजिए कि ये वैदिक साहब क्या है। 12 वर्ष की आयु में जब एक बच्चा बहुत सारी चीजों से अनभिज्ञ होता है और उस समय ये गिरफ्तारी इनकी हो जाए, और वजह क्योंकि हिंदी आंदोलन देश में चल रहा था और उस समय ये गिरफ्तार हो गए थे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। नव भारत टाइम्स में आपने पत्रकारिता की, साउथ एशिया की अगर हम बात करें, खासतौर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये मैंने कहा खास तौर से। इसके अलावा अगर हम विश्व के अन्य देशों की बात करें तो विदेश मामलों के एक्सटर्नल अफेयर्स में आपके पास एक खास एक्सपीरियंस है, उसके आप विशेषज्ञ माने जाते हैं। आज की डेट में भी अगर मैं आपकी दिनचर्या को देखूं तो करीब करीब 200 पत्र पत्रिकाओं, अखबारों सभी को मिला लें तो उसमें 12 महीने 365 दिन आपके लेख जाते हैं। तो बड़ी जीवंत पर्सनैलिटी है साहब आपकी, आपसे तो सीखने की हमेशा इच्छा होगी। तो कैसे शुरू हुई थी आपकी जिंदगी? जब से आपने होश संभाला तब कौन सा वेद प्रताप वैदिक आपने अपने आप में देखना शुरू किया था? आपने जो सवाल पूछा, अब कैसे पुराने वक्तों में जाऊं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बहुत छोटी उम्र से
मुझे देश के कामों में सक्रिय होने का मौका मिला। मेरी उम्र उस समय आज से ठीक 60 साल पहले 12-13 वर्ष की थी और पंजाब में हिंदी आंदोलन चला हुआ था। आर्य समाज ने वहाँ बड़ी जोत जगाई हुई थी और मैं इंदौर में रहता था, वहीं पैदा हुआ। तो देश के बड़े बड़े नेता वहाँ आते थे और मेरे घर पर ही ठहरते थे। सभाएं होती थी शाम को। तो एक सभा में पंडित प्रकाशवीर शास्त्री, जो भारत के महान वक्ता थे, बेजोड़ वक्ता थे, उन्होंने वहाँ आह्वान किया कि देश के बच्चे बच्चे को अपनी कुर्बानी करना चाहिए। मैं भी सभा में बैठा था। मैं उठ के खड़ा हुआ और मंच में पहुंच गया। मैंने कहा मैं सत्याग्रह करूँगा। तो हमारे ताऊ बड़े नाराज हो गए। वर्ष कौन सा था? 1957, पूरे 60 साल पहले की बात। वो बहुत नाराज हो और उन्होंने वहीं मुझे पीट दिया। उनके सामने मैं क्या बोलता। लेकिन सुबह 6 सत्याग्रही इंदौर के आसपास के शहरों के इकट्ठे होके रेलवे प्लेटफॉर्म पर गए और दिल्ली आने के लिए तैयार हुए। तो उनको छोड़ने हमारे पूरे परिवार के लोग गए, मैं भी गया। मैं भी चुपके से रेल में बैठ गया जी। शायद मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, दिल्ली आने का टिकट उन दिनों 19 रुपये का था। तो मेरा तो आधा टिकट लगता, बच्चा था इसलिए, इंदौर से तो शायद 9 या 10 रुपये का जो टिकट था वो मैंने ले लिया और बैठ गया ट्रेन। किसी को बोला ही नहीं। तो जब रतलाम पहुंचा तब मैंने उन लोगों को बताया, सत्याग्रहियों को, कि मैं भी साथ आया हुआ। तो उनमें से एक ने मुझे जोर से झपड़ भी मार दिया कि तेरे पागल है, बिना बताए चला आया हमारे साथ। और उन दिनों मोबाइल फोन और टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं कि खबर कर दी। तो खैर बहुत मेरी खोज पड़ताल शुरू हो गई। लेकिन दूसरे दिन सुबह हम दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच के फिर करनाल में सत्याग्रह किया, वहाँ गिरफ्तार हुए और उसके बाद पटियाला जेल में रहे। ऐसे शुरू हुआ जीवन। यहाँ से आपने एक स्टार्ट लिया और जीवन में अपने आप को ये देखने की कोशिश की कि आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। विदेशी मामलों की जानकार, विदेशी जो पॉलिसी है उसकी जानकारी एक तरफ, ये एक दृष्टिकोण, और दूसरी तरफ आज भी हिंदी लेखन, हिंदी पत्रकारिता में हर समय कुछ ऐसा करना कि ये और व्यापक हो। इन दोनों को किस तरीके से आगे बढ़ा के आप चले थे? देखिए, हुआ ये कि जब मैं जेल से छूटा और लौट के इंदौर आया तो मैं उस समय शायद मैट्रिक में था। मैंने लिखना शुरू कर दिया अखबारों के लिए। 12-13 साल की आयु में जी। रात को भाषण होते थे। सबसे अच्छा अखबार उन दिनों हिंदी का इंदौर से निकलता था, नई दुनिया जी। उसके संपादक जी के साथ मैंने भाषण दिया। तो मुझे संपादक जी ने दूसरे दिन सुबह मेरे घर आए। वो बड़े आदमी थे, आज भी उनको मानता हूँ कि महान संपादकों में उनकी गणना होनी चाहिए, राहुल बारपटे जी। वो घर आए, उन्होंने नीचे से आवाज़ दिया, बोले बेटा तुमने रात को जो भाषण दिया था वो हमको लिख के भेज दो। हम कहा आप क्या करेंगे उसका? मुझे पता ही नहीं था कि अखबार में लेख भी छपते हैं या इस तरह का कुछ जी जी। तो तुमने जो रात को बोला था 10 का 10 लिख के दे दो, हमने दे दिया। वो छप गया। वो छपा तो शहर में जब मैं निकला, जिस घर में जाऊं, जिससे मिलूं, कह अरे तेरा लेख छपा, रे बच्चे तेरा लेख छपा। मुझे तो कमाल है, अखबार में लेख छपने से इतना हो जाता है कि हर आदमी तारीफ करने लगता है। मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला और फिर मैंने लिखना शुरू कर जी। और उसके बाद जब कॉलेज में गए तो मेरी रुचि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पहले दिन से ही थी। 1962 का युद्ध शुरू हो गया था, होने वाला था। तो चीन के विरुद्ध बहुत सारे गवाहियाँ मैंने इतिहास की किताबों से खोज निकाली और उन दिनों लिखना शुरू किया। तो सन 58 से लेके अब तक पिछले 60 साल हो गए लगभग मैं बराबर लिखता रहा हूँ अखबारों में। लेकिन पत्रकार के तौर पर मैं पत्रकार नहीं था, लेकिन एक विद्यार्थी के तौर पर, एक शोधार्थी के तौर पर, एक गवेषक के तौर पर, एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर, एक रिसर्चर के तौर पर मैं बराबर काम करता रहा। तो एमए पॉलिटिकल साइंस किया मैंने, बीए किया, संस्कृत पढ़ी। और उसी ज़माने में जब मैं कॉलेज में था तो मैंने रूसी भाषा भी सीखी और जर्मन भी सीखी और संस्कृत तो बचपन से सीखते ही थे जी। उस सब का लाभ बहुत मिला। जब मैं
फिर जेल में था, लगभग हर साल जेल जाता रहा, क्योंकि मैं उस समय इंदौर का छात्र नेता था। मेरे साथ के बहुत से लड़के यहाँ केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी बने। मुझसे जो काफी पीछे थे जी, वो कई लोग मुख्यमंत्री भी बने। जो लड़के मेरे साथ जेल में रहे उनमें से कई मंत्री बने, जो आंदोलन में रहे वो कई राज्यपाल बन गए, अभी भी राज्यपाल बने हैं वो लोग। राजनीतिक मामलों का उसकी गहराई जानना, उस पर अपने लेख लिखना, उसका खुद अपने लिए एक आकलन करके आप उस पर अपनी धारणा देना, ये तो आपकी रुचि रही, लेकिन राजनीति में आना रुचि नहीं रही। देखिए, जब राजनीति में आने का मतलब अगर ये है कि हम कोई पद पकड़ ले, चुनाव लड़के कोई रुतबा हासिल कर ले, तो उसके बारे में मेरी बचपन से कोई रुचि नहीं रही। वो रुचि नहीं थी। मैं इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज का विद्यार्थी था, छात्र नेता था जी, लेकिन मैंने कभी चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मेरी मर्जी के बिना, मेरे समर्थन के बिना कोई जीत नहीं सकता जी। और यही बात उस समय इंदौर और मध्य प्रदेश की राजनीति में थी कि मैं बच्चा था, नौजवान लड़का था, लेकिन मेरी सभा में 10-10 हजार 20-20 हजार लोग आया करते थे। और एक जमाना था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, जगन्नाथ राव जोशी, बलराज मधोक और मैं पूरे मध्य प्रदेश में सभाएं करते घूमते थे, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में। लेकिन मैंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की। इसीलिए जब भी मैंने कोई आंदोलन चलाया तो कांग्रेस के लोग, जनसंघ के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, प्रजा समाजवादी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग सब मेरे साथ आते थे। तो मुझे कभी कोई पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा ही नहीं हुई। इसलिए कुछ जब आपसे बातचीत एक इस चर्चा के तौर पर करनी थी तो स्वाभाविक था कि हम एक परिचयात्मक तौर पर आपसे आपके बारे में जान लें। अब मैं उस विषय पे, चूंकि वो आपके संग बड़ा बहुत ज्यादा जुड़ गया है, हाफिज सईद ऐसा लगता है कि आप अपने आप में एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद समाज में बहुत सारे वर्ग होते हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले इस देश में आप बहुत बड़े हिस्से में प्रचलित होंगे, प्रचारित होंगे, जानकार होंगे, लेकिन हाफिज सईद वाला इशू ऐसा था कि लगता था कि घर घर में वेद प्रताप वैदिक पहुंच गए। तो क्यों जुड़ गई ये घटना? ये एक इंसिडेंट था, ये जुड़ना आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ का एक बेटर पोर्शन है या वर्स्ट पोर्शन है? क्या हुआ ये सब? मुझे तो लगता है कि मुझे कुछ लगता ही नहीं जी, मामूली बात लगती है जी, क्योंकि हाफिज सईद हमारे देश के आजकल जो नए लड़के पत्रकार हो गए हैं जी, और अपने आप को बहुत तीसमारखा समझते हैं जी, उनके लिए हाफिज सईद बहुत बड़ी बात है। जो बड़े बड़े हमारे टीवी के एंकर्स हैं जी, उन्होंने कई बार उससे इंटरव्यू लेने की कोशिश की, उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन आसपास भी कहीं फटक नहीं सकते। मैं इस पे अभी पूछूंगा। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ जी कि ये पत्रकार जो किसी अखबार का संपादक नहीं है, किसी टीवी का एंकर नहीं है, किसी टीवी कंपनी का मालिक नहीं है, कभी म्यूनसिपैलिटी का मेंबर भी नहीं रहा जी, उसकी इतनी हैसियत। शायद वैदिक साहब, शायद ये आपका इंटरप्रिटेशन है। नहीं, मुझे कहा लोग ऐसा आप अब नहीं, आपको कहा और आप इस चीज को सॉलिड वे में आप मेरे सामने भी रख रहे हैं बड़े कॉन्क्रीट तरीके से। लेकिन लोगों का ये मानना है कि हाफिज सईद को लेकर के जिस तरीके से जो चीजें भी आप उस समय सामने रखते थे वो सब चीजें बड़े सहज रूप में थी, लेकिन हाफिज सईद जिस कैपेसिटी का इंटरनेशनल टेररिस्ट है, आपको उसको लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और रखना चाहिए था, ऐसा लोगों ने कहा, और उस पे लोग आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे थे। आप देखिए, अच्छा एक चीज इसको जोड़ दूं, आपको याद दिला रहा हूं, रिमाइंड करा रहा हूं और जोड़ रहा हूं एक बात को। मैंने आपके पुराने इंटरव्यूज जब देखे हैं उस समय सीधे देखता था, अभी पता था कि आपसे बात करनी है तो उसे रिकॉल भी कर रहा था, तो मैंने लगातार देखा हाफिज सईद मुझे मिले, वो बैठे थे, वो बहुत सहज थे, शुरू में उन्होंने मुझसे ढंग से बात नहीं की, तो उसमें मैंने देखा कि आप उन्हें सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करके बात कर रहे हैं। तो मुझे दो बातें लगी, या तो एक ऐसा संस्कारित वृद्ध जो उसे मालूम है कि मेरा अपना कल्चर क्या है, मैं दुश्मन को भी सम्मान दूंगा, या तो ये था, या ये था कि आप वास्तव में हाफिज सईद की उस वाली ग्रंथि को नहीं समझ रहे जो हर हिंदुस्तानी के अंदर उसको देखते ही धड़कती है और चाहती है कि ये हमारे सामने खड़ा कैसे है, मुझ में शक्ति हो तो मैं इसे अभी क्यों ना नष्ट कर दूं। तो दोनों में अंतर है, क्या था वो? हाँ, वो ये है कि जो आप कह रहे हैं उस तरह के जो लोग हैं,
अगर वो उसके सामने चले जाते तो फिर स्ट्रेचर पे लिटा के उनको बाहर लाना पड़ता जी। वो चाहे भारत के प्रधानमंत्री होते, चाहे भारत के सेनापति होते। तो ये आप उसकी उतनी हिम्मत नहीं है जितनी हिम्मत मैंने दिखाई जी। क्योंकि मुझे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े पत्रकार हैं जी, उन्होंने भी कहा, और रात को कुछ ऐसे लोग भी मिले उस दिन जी, तो मिलना तय हुआ जो पाकिस्तान की राजनीति के कर्णधार हैं। उन्होंने कहा ये बड़ा खतरनाक आदमी जी, आप जाएंगे तो हो सकता है आपका अपहरण भी कर दे, हो सकता है कि आपको मार भी दे। तो मैंने कहा भाई प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने फोन पे उसको कहा कि मैं आऊँगा, तो मेरे प्राण चले जाए, मेरा अपहरण कर ले, कुछ भी कर ले, मैं जाऊँगा, मैं देखता हूँ क्या कर ले। सर यहाँ पर जाकर के, और चलिए ठीक है कभी ये हुआ जो आप कहते हैं कि मैं सम्मानपूर्ण बात करता हूँ, तो आपसे मैं एक बात कह दूँ कि हमारे टीवी एंकर्स के लिए और पत्रकारों के लिए हाफिज सईद एक बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन हाफिज सईद कुछ भी नहीं है। मैं पिछले 60 साल में ऐसे ऐसे भयंकर लोगों से मिला हूँ कि हाफिज सईद की हैसियत मच्छर के बराबर ही नहीं है उसके साथ। आपने इंजीनियर गुलबुद्दीन हिकमतियार का नाम सुना जी। 13,000 सोल्जर्स बिल्कुल रूस के उसने मार डाले। उससे मिलना, हाफिज सईद तो घूमता रहता है सड़क पर, उससे आप मिल सकते हैं, कोई मिल सकता है उससे, आज भी मिल सकता है। हिकमतियार जंगलों में रहते हैं, ऑलवेज स्टेड इन जंगल। और मैं पेशावर के जंगलों में जून की भयंकर गर्मी में 1983 में उससे जाके मिला हूँ, और वो कहता था कि हिंदू काफिर उसकी सूरत नहीं देखूंगा, और दिल जाए तो मार डालूंगा उसको। जब मैं गया पेशावर, वहाँ लोग मुझे जानते थे क्योंकि मैं अफगानिस्तान में पढ़ा, पीएचडी मैंने किया था पर्शियन में, वहाँ सीखता था, बहुत लोग मुझे जानते। मेरे लेख वहाँ छपते भी थे, फारसी में, पश्तो में अनुवाद हो। तो वहाँ जो बड़े संपादक लोग थे, बुजुर्ग लोग अभी भी जिंदा हैं 95 साल के, वो मुझे ले गए वहाँ। उसने बहुत जोर लगाया कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब मैं उसके सामने गया तो मुझसे बोलता, ओ आप वही हैं जो काबुल यूनिवर्सिटी में भाषण देते थे, मैंने आपकी सभा अटेंड की। मैंने कहा वहाँ कब थे? तो बोले जब आप पीएचडी करने के लिए वहाँ रिसर्च कर रहे थे तो मैं इंजीनियरिंग में काम कर रहा था। सर एक डाउट क्लियर करिए, एक डाउट क्लियर करिए पहले। हिकमतियार तो मामूली है, आपने लाल डेंगा का नाम सुना? मैं लाल डेंगा का भी नाम सुना। एक डाउट पहले क्लियर करते हैं, मैं इन नामों को विस्तार से सुन लूंगा। आप आखिर करते क्या है जो आपकी इनसे मुलाकात हो जाती है? आप आखिर ऐसा क्या करते हैं? आप इनके बीच में अपने आप को तटस्थ दिखाते हैं या इनका हिमायती दिखाते हैं? भाई ऐसा क्या होता है जो? और फिर दूसरी बात, एक तो ये डाउट क्लियर कर दीजिए, दूसरी बात, एक बात मैंने सुनी, मैं इसको क्या इसका मैं अब क्या इंटरप्रिटेशन निकालूं? आप कहते हैं कि ये आजकल के पत्रकार बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर उनको ये शायद चिढ़ लगा कि वैदिक कैसे मिलाए, और वो लोग सोचते हैं बहुत बड़ा धन होगा, बट मेरे लिए नहीं, मैं लाया। यहां लगता है कि वैदिक साहब अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। एक बात कह रहा हूं सर, मैं आप उसको आराम से बताइएगा। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि कोई मिलके तो देखे हाफिज सईद से, ये लोग जाके तो देखें, स्ट्रेचर पे आएंगे। इवन आपने कहा कि भारत का प्राइम मिनिस्टर भी अगर जाए तो स्ट्रेचर पे आएगा। सर यहीं जाके तो एक छोटा सा, मैं तो बहुत आपसे नहीं कुछ कहने की बात सोचता हूं अपने मन में, लेकिन यही तो क्लैश आता है, यहीं पे जाके वैदिक साहब का विरोध खड़ा हो जाता है कि आप क्यों बोलते हैं साहब ऐसा? आप अचानक हाफिज सईद को एक हीरो बनाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को स्ट्रेचर पर लेट जाने की आप एक लाइन बोल देते हैं और अपनी पीठ जरूर थपथपाते हैं। आपको कैसे सोर्स मिल जाता है इनके बीच में जाने का? मैं इसलिए, आप बहुत बढ़िया ढंग से आपने सवाल किया, मैं आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देता हूं। नहीं प्लीज, इसलिए कह रहा हूं कि आपने बिल्कुल समझो मर्म पर उंगली रख दी है, बहुत बढ़िया ढंग से बात को उठाया है। मैं इसलिए कहता हूं ये बात कि जिस तरह से 3-4 दिन जी पूरा देश के सारे पत्रकार और बड़े बड़े नेताओं ने अपना मुंह काला किया, जिस तरह से मुझ पर हमले किए, उसका जवाब मैंने इतना आसानी से दिया, इतने अच्छे ढंग से दिया। इसलिए मैं अपनी पीठ इसलिए थपथपाता हूँ कि सारी तोपों ने मेरी पीठ को छलनी करने की कोशिश की। मैंने मुंह तोड़ जवाब दिए सबको कि अगर मेरी जगह तुम होते तो स्ट्रेचर पे लेट के आते, मेरी जगह तुम होते पूरा पेंट गीला हो जाता। किसी की हिम्मत है जो जाए? इतने पत्रकार पाकिस्तान गए, किसी ने हिम्मत की वहां जाने? आपने कैसे की और किस पर्पस से? इसलिए हिम्मत की, किस पर्पस से की? मेरे लिए हिम्मत की कोई बात ही नहीं है, इसलिए कि इन सारे देशों में
पिछले 50 साल में सैकड़ों बार मैं गया हूँ, कितने पासपोर्ट मेरे पास हैं। इन देशों पर मैंने रिसर्च किया है। लोग कहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री को इंटरव्यू किया। अब मैं फिर बोलूंगा तो लोग कहेंगे आप बड़ी अहंकारी बात कर रहे हैं। बिल्कुल अहंकारी बात है, अहंकारी लगती है कि मैं प्रधानमंत्रियों को इंटरव्यू करूंगा। अब बोलिए अगला वाक्य में क्या बोलने वाला हूं कि 3-3 घंटा मुझे बुला के खाना खिलाते हैं, बात करते हैं। कौन किसको इंटरव्यू कर रहा है? प्रधानमंत्री मुझसे पूछते हैं कि ये समस्या है, आप बताइए क्या करें, क्योंकि वो मुझे पत्रकार नहीं समझते, विदेशी मामलों का जानकार ये है। लेकिन आप मेरे उस सवाल को नहीं बता रहे साहब, आपको सोर्स कैसे मिल जाता है इनके पास इतने दुर्दान? आपको बताऊं, जो वैश्विक स्तर पर जिनकी जो एक इनकी जो खतरा है वो पूरे विश्व में मंडराता है। जब ये अपनी तकरीरें देते हैं तो जाकर के सीधे सीधे मोड चेंज हो जाते हैं, उन पे आप चले जाते हैं और बड़े आसानी से बात कराते हैं। आपसे वो पूछता है कि आप कैसे हैं, आप उससे पूछते हैं कि आप कैसे हैं। शुरू में वो थोड़ा सा संकोची होता है, बाद में खुलने लग जाता है। उसके बाद फिर आप लोग बड़े प्रगाढ़ हो जाते हैं बातें करते करते। वो कहता है भारत के प्रति तो मेरा रुख ऐसा नहीं है जैसा भारत की मीडिया ने बना दिया है। आप अपने आप को धारा से अलग करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए उसका कारण क्या है कि इन सारे देशों में पिछले 50 साल में मैं कहूँगा, फिर आप कहेंगे अहंकार की बात, तो अहंकार तो आप नहीं कहूँगा, आप लेकिन वो तथ्य है, अहंकार है तो है कि पिछले 50 साल में हमारे पड़ोसी देशों में लगभग जितने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हुए हैं सबसे मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। कारण क्या है कि छोटी उम्र में मैं वहाँ जाता रहा, उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता रहा, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की सोसाइटीज हैं, पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं, उन सब में भाषण देता रहा। कई प्रधानमंत्री जो बाद में बने वो पहले वहाँ मेरा भाषण सुनने आते रहे, मेरे ऑडियंस में बैठे रहते थे, बाद में प्रधानमंत्री बन गए। तो रिलेशनशिप एक दूसरे तरीके की है। ऐसी एक बहुत लंबी चौड़ी रिलेशनशिप मेरी ठीक है। इसीलिए आप देखिए कि मुझे फ्री एक्सेस होता है। कई बार हमारे प्रधानमंत्रियों को एक्सेस नहीं होती और मुझे होती है। अभी मैं पड़ोसी देश की किसी प्रधानमंत्री से लोग घमंड कहें जो हमको गालियां दे रहा हो, जो भारत को गालियां दे रहा हो, उसको भारत का कोई नेता फोन करे तो फोन नहीं उठाएगा या मना कर देगा। लेकिन मैं फोन करूंगा तो शर्मा शर्मी में, लिहाजदारी में, इंसानियत के खातिर, एक आदमियत के खातिर कि मुझे 50 साल से जानता है, मना कैसे इसी वजह से तो लोग आप पे कभी कभी संदेह भी कर लेते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन कहाँ तक हैं। तब जबकि इतनी जटिलताएं हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब एक सीन बिल्कुल बदल रहा हो और भारत के ऊपर तो बहुत क्राइसिस हो, ऐसे में भी वैदिक साहब के कॉन्टेक्ट्स और कनेक्शन बड़े स्मूथ हैं, चुपचाप लाइनें मिल जाती हैं। बिल्कुल मिल जाती है और वो उसका कारण है मानवीय संबंध। अब जैसे हाफिज सईद, वो सिर्फ आप अपने तक क्यों रखते हैं? फिर आप उसका यूटिलाइजेशन कंट्री के लिए करिए, नेशन के लिए करिए। आप क्या समझते नहीं करता? मैं चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप बताएं। आप हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आप ये देखिए, मैंने जितने करीब 80-90 देशों में गया हूँ और लगभग वहाँ सभी तरह के लोगों से मेरी भेंट होती है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। हमेशा मैं लेख लिखता हूँ। अब जैसे हाफिज सईद से मिल के आया ना, तो मैंने एक विस्तार से लिखा है इंटरव्यू, वो किसी ने पढ़ा ही नहीं और मुझ पर हमले शुरू कर दिए। आप में मिले कि तो ये वही हुआ कि हाय हुसैन हम न हुए, अरे आपकी जगह हम होते तो ये इसलिए भी लगता है वैदिक सर कि कई बार ऐसा लगता है जैसे आप अपने आप को एक बहुत बड़ा हृदय परिवर्तक समझते हैं। आप इस तरीके के ऐसे पोज में अपने आप को दिखाते हैं कि सामने अंगुली माल से मिलने गया था, तुम्हें मालूम है कि मेरे जाने से ये चीजें हो गई, बट उसके कोई इंप्रेशन सामने नहीं आते। ये आपके सामने नहीं आते क्योंकि आप गहराई में नहीं जाते और आपको गहराई में जाने की परिस्थिति नहीं है, आपको पता नहीं जी। आप अपने अज्ञान के कारण ऐसी बात कह रहे हैं। ये बात आप प्रधानमंत्रियों से पूछिए। एग्जाम्पल्स जैसे अब फिर आप कहेंगे कि ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, अपना श्रेय लेना चाहते हैं जी। 25 बार ऐसा हुआ है जैसे कि जब सरकार ठप हो गई, सरकार आगे बढ़ नहीं पाई जी, और मुझे सरकार ने निवेदन किया कि आप कुछ मदद करें, मैंने मदद की और काम हो गए। कोई एक एग्जाम्पल दीजिए। अरे यही लीजिए, नवाज शरीफ का भारत आना जी, मोदी की शपथ विधि में आना, ओथ सेरेमनी में जब नवाज शरीफ आए, आपको याद है कितने दिन तक उसने जवाब नहीं दिया? याद है 4 दिन तक नवाज शरीफ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये सुझाव मेरा था। बाबा रामदेव ने स्टेडियम में जो सभा की थी उसमें मैंने कहा था कि सारे पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्रियों से हमारे प्रधानमंत्री को संपर्क करना चाहिए और नरेंद्र मोदी, ये भविष्यवाणी करता हूं मैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता।
और ये जब बने प्रधानमंत्री तो इनको ये करना चाहिए कि सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संपर्क करें, उनको बुलाएं। बुलाया गया 4 दिन, कोई जवाब नहीं आया। मैंने फोन किया। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे फोन के कारण नवाज शरीफ आ गए, लेकिन आपने भी फोन किया देश की, हम मैंने भी किया। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से किसी और आदमी ने फोन किया हो। नहीं, इसलिए कि मैंने जो आपने भी फोन किया वो तो बात है, लेकिन उसके अलावा विदेश विभाग तो उसमें सक्रिय रहा ही। 4 दिन तक क्यों नहीं जवाब आया? अपने अपने हो सकता है। हाँ, तो अब आप ये सफाई दे दीजिए। तो सिर्फ एक अनुमान। एक चीज, ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई जो कि तात्कालिक है। हाँ। इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्रियों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। उस समय सारे देश के अनुभव का इस्तेमाल, तब आपके अनुभव का इस्तेमाल, अनुभव और संपर्कों का इस्तेमाल। संपर्क आपको उदाहरण देता हूँ। बबरक कारमाल को जानते हैं जी? बबरक कारमाल जी? नहीं, नाम भी नहीं सुना। बबरक कारमाल 6 साल तक अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री रहे जी, 1980 से 1986 तक जी। बबरक कारमाल ये चाहते थे कि अफगानिस्तान में हम अपनी सेनाएं भेजें जी। हम बबरक कारमाल, हमारी सरकार बबरक कारमाल की समर्थक थी। जब मैं पढ़ता था काबुल यूनिवर्सिटी में तो बबरक कारमाल वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख जी, वो मुझे यूनिवर्सिटी में ले जाके भाषण कराया करते थे जी। सांसद थे काबुल के। जब कुछ नहीं हुआ और झंझट खड़ा हो गया और हमारे राजदूत से, जो राजदूत साहब जिंदा हैं अभी, जिनेवा में रहते हैं, तो उनको 6 महीने तक प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू नहीं दिया। तो भारत की प्रधानमंत्री ने मुझे कहा बुलाकर कि आप कुछ मदद कीजिए, बिल्कुल स्टेलमेट हो गया है। मैं 1 महीना जाके काबुल रहा। 1981 की बात, 1981 की बात है शायद। 1 महीना काबुल में रहा जी। बबरक कारमाल से 3 बार मेरी लंबी भेंट हुई और उस स्टेलमेट को मैंने खत्म किया। ऐसे कम से कम 10-20 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ये मैंने कभी इसके बारे में लिखा मैं इसलिए नहीं लिखता, ये आपकी अपनी पूरी जो आपने इसलिए नहीं लिखता हूँ। ये बातें मैं सार्वजनिक तौर से इसलिए नहीं कहता हूँ कि आत्म प्रचार करना है और मुझे उससे क्या मिलना है। दो पर्सनैलिटीज पे अगर मैं जाके देखूं, मैं इस तरह के काम करता रहा हूँ ना जी, अपने देश के खातिर। स्वाभाविक रूप से अपने एक्सपीरियंसेस का, अपने रिलेशनशिप का लाभ अपने देश के लिए जहां कहीं भी हो उसके लिए आप हमेशा तत्पर रहते। और यहाँ पर इस चर्चा को यहीं पे थोड़ा सा विराम देंगे और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चाओं का दौर वापस जारी रहेगा। आप देखते रहिए हमारा एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। एक्सक्लूसिव टॉक शो मैं मथुरा हूं के प्रायोजक हैं अरोराज गिरिराज ग्रुप वृंदावन और सह प्रायोजक हैं पुष्पा शर्मा, पीएस ग्रुप एंड द्विवेदी प्राइवेट लिमिटेड वृंदावन, ओमैक्स इंटरनेटी वृंदावन और एसोसिएट्स हैं जीके ग्रुप, ब्रिजधाम अपार्टमेंट वृंदावन, वृंदावन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव टॉक शो में, जिसका नाम है मैं मथुरा हूं। अर्नब बाय द वे हो सकता है कि उनका ट्रैक आपके ट्रैक को बिल्कुल सूट न करता हो, आप बिल्कुल अपने आप को सोचते हो कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो, ये ठीक नहीं बनता, अपने आप को ठीक करो, चेक करो। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी बहुत कुछ आपके बारे में स्टेटमेंट देते हैं। मैं रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में देख रहा था, उसमें उन्होंने एक वर्ड बोला और उसमें अजीब से कमेंट दिए कि मुलायम सिंह जी की एक लिस्ट थी, उसमें आपका नाम। तो इस तरीके का पूरा माहौल ये क्यों बन जाता है? देखिए, मनुष्य स्वभाव जो है उसमें कई तरह के काम करते हैं। उसमें जलन का तत्व, ईर्ष्या द्वेष का भी तत्व है, अभिमान का तत्व भी है, लालच का तत्व भी है, सफलता असफलता का तत्व है, आशा और निराशा का भी तत्व है। लोगों को लगता है कि हम सांसद हो गए, हमने करोड़ों अरबों रुपये कमा लिए और हमें अपनी प्रसिद्ध आदमी, फिर भी हमको इस मामूली आदमी के मुकाबले इतना कम सम्मान मिलता है। ये आदमी कुछ भी नहीं है, किसी पद पे नहीं है, ये गरीब आदमी चलो घर का है, ये दिखने में ऐसा दिखता है कि जो पढ़ा लिखा है, गाँव का है। नहीं, ये तो दोनों बातें गलत है। पहली बात तो आप गरीब आदमी वजह से नहीं रहते। मैं आपकी जो कलरफुल बास्केट्स हैं वो देखता हूँ तो उन्हें देख के तो लगता है कि आप बहुत मस्त रहते हैं। दूसरी बात कि आपकी शक्ल सूरत और ये ललाट देख के तो कोई नहीं कह सकता कि आप अनपढ़ हैं।
आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आप इंटरनेशनल स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर रह चुके हैं। अब ये आपको तो पता है। और बहुत सारी ऐसी डेजिग्नेशंस जो अभी उसमें फहरिस्त लंबी हो जाएगी, मैंने कहा था कि ये चर्चाओं में ले लेंगे क्योंकि समय बचा लें। तो क्यों बोलते हैं स्वामी ऐसा? कभी आपने उनसे आपकी मुलाकात हुई? स्वामी तो हमारे बहुत जिगरी दोस्त हैं। अच्छा, जब जिगरी दोस्त है लेकिन टेलीविजन का उपयोग कर ले जाते हैं। टेलीविजन पे जब उन्होंने कहा जी, तो आपने शायद मेरे जवाब में ध्यान जी, मैंने कहा कि हमारे सुब्रमण्यम स्वामी के जीवन का जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फोर्स है उसका नाम है जेलसी जी। तो मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत कम बात बोल रहे हैं तो मुझे जेल भेज उनको तो मुझे बहुत ज़्यादा दंडित करना चाहिए क्योंकि वो मेरे बहुत पुराना मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के दिल्ली लौटा और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर दिल्ली लौटे और IIT में एक सेमिनार था। तो अटल जी ने मुझसे कहा कि ये स्वामी को आप अपने साथ रखें क्योंकि आपको याद हो मेरे बारे में हिंदुस्तान की संसद में 1965-66 में 50 साल पहले जबरदस्त बहस होती थी, यानी जैसी आजकल हाफिज से मामले से होती है इससे कई ज़्यादा कई गुना ज़्यादा। 50 साल पहले इतनी बहस मैं नहीं हूँ, देश आदमी मैं थोड़ी कह रहा हूँ मुझसे बहस करो, जब देश कर रहा है तो कर। आपके साथ गाहे बगाहे कुछ हो जाता है ऐसा? हो जाए तो अच्छा नहीं हो तो इसकी परवाह आप नहीं करते। कोई उसको देखो इन सब चीज़ों की चिंता करें तो जिस काम में लगा हुआ है डर बीमारी छोड़। अब जो मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी जिसमें था और इस टॉप को भी मैं जिस तरफ ले जा रही हूँ वो मेरे लिए अब बहुत जरूरी है। हाफिज सईद से आप मिले तो अब मैं ये पूछूं कि वो कैसा था, कैसा लगा, तो उसका जाके बिना मतलब में मैं एक हाइप कर रहा हूँ, लेकिन उसको लेके अगर मैं इंडियन पॉलिसी, भारत की पॉलिसी के अकॉर्डिंग सोचूं और इस समय जो कुछ हालात चाहे बॉर्डर में चाहे कश्मीर में बने हों और जिस तरीके से चाइना का पूरा इन्फ्लुएंस इस समय साफ तौर पर पाकिस्तान के साथ है। चाइना कहता है कि अगर तुम भूटान का साथ वहां दोगे तो हम कश्मीर में आने के लिए पूरा तैयार हैं। तो ऐसे में जो हाफिज सईद जिसको बहुत मजबूरी में पाकिस्तान ने अब सीखों के पीछे डाला है, वो पता नहीं किस प्रकार की सीखें हैं, बिरयानी खा रहा है, लेकिन अब ठीक है, वो हमारे लिए हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है? खतरा तो है। कितना? मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खतरा। क्या पाकिस्तान जो फौज के जरिए नहीं कर पाता वो इस तरह के लोगों के जरिए हमारे देश में तूफान हुआ, हमारे देश में जो हत्याएँ होती हैं, आतंक होता है, तनाव होता है, वो इस तरह के एक अदृश्य तरीका उन्होंने निकाला कि इस तरह के लोगों को मदद करते हैं और उस मदद का नतीजा हम लोग देखते हैं। और ये जो आपने कहा कि उसको जेल हुई है, ये जेल नहीं हुई है और सुरक्षित किया गया है। मैंने जाना था, आपने बताया कि सबसे पहले तो जिस कमरे में एक छोटा सा कमरा था, लाहौर की एक बहुत घनी आबादी जो बहुत पॉश एरिया था, उस कमरे में एक तो पहले तो आर्म गार्ड खड़ा था, उसके बाद जो उसमें विंडो थी उसमें से 2 सकीनें झांक रही थी कि जरा भी कहीं ये बहुत साधारण नजर आने वाले, जैसा आप कहते हैं वैदिक कहीं कुछ छुपा के न लाए होंगे, कुछ न कर दे। और आपका कहना था कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब की समीप की सिक्योरिटी नहीं थी जितनी हाफिज सईद के साथ। तो ये सब क्या है साहब? वो है ये इसलिए है उनका नगीना है, जो काम पाकिस्तान का नगीना है, जो काम नवाज शरीफ हमारे खिलाफ नहीं कर पाते, वो काम हाफिज सईद लखनऊ ये सारे लोग करते हैं। इसलिए उनको सिक्योरिटी भी मिलती है, उनको सुविधाएँ भी मिलती हैं, उनके कुकर्मों की अनदेखी भी की जाती है। ये है असली सबसे बड़ी बात क्या है, इसलिए हमारे देश को जो करना चाहिए वो हम या तो करते नहीं हैं या बहुत धीरे धीरे करते हैं, जबरदस्त ढंग से नहीं करते कि हमको उन देशों पर दबाव लाना चाहिए जो पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। अगर अब डोनाल्ड ट्रंप अगर इनको हम मजबूर करें, ये पाकिस्तान की सारी मदद होगी। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के आम आदमी को तकलीफ, क्योंकि वो सब हमारे ही भाई हैं, कल तक हमारे देश के हिस्सा थे, हमारे हिस्सा और आगे आने वाले कल में भी हमारे हिस्सा होने वाले। हम लोग एक परिवार है, बहुत बड़ा पूरा देश, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं हैं, उनको तकलीफ देने के वक्त नहीं है, लेकिन उनको ठीक करना है, उनका आचरण शुद्ध करना है। इसके लिए हमारा पूरा प्रयत्न होना चाहिए
कि अमेरिका और चीन, ये दो देश ऐसे थे कि जिनसे हम पाकिस्तान की मदद बिल्कुल अवरुद्ध कर, एकदम बंद कर, वो हमारी सरकारें कर नहीं पाई, क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने मफाद में फायदे हैं, उसके लिए मदद कर रहे हैं। वरना क्या वजह है कि आप देखिए, जिस आदमी से मैं मिल सकता हूँ जाकर, कोई बुढ़ा नेता आदमी है, उसको आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, उसको 60 करोड़ रुपए का आप मदद करिए ना सरकार की, आप सरकार की मदद करिए, मैपिंग करने में मदद करिए, आप हम हिंदुस्तान के उपग्रह की तरह काम करिए। सरकार अगर चाहती हो, इससे ये बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कैसे आ जाती है? सरकार चाहती नहीं है, उसके अलावा सरकार सारे मामलों में आपकी मदद देती है। मियां नवाज शरीफ को फोर्थ सेरेमनी में बुलाने में मदद देती है। किसी सरकार के आदमी ने नहीं कहा, आपका बिल था, अपना विश था, आपको लगता था कि हमारे आसपास वातावरण अच्छा रहना चाहिए। सरकार में कभी ऐसे बना, कभी मैंने सरकार बनाई, प्रादेशिक सरकार बनाई, न राष्ट्रीय सरकार बनाई, ये तो स्वतंत्र, अच्छा एक स्वतंत्र व्यक्ति के नाते, भारत के नागरिक के नाते काफी सही से जवाब दे रहे थे। तो कहीं पे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ यहाँ पर, इससे चाहे बातचीत के जरिए एक तो इसे टटोलूं और कुछ इसके समय कुछ पॉजिटिव छोड़ के जाऊँ, कुछ बदलाव की दिशा में लग रहा था। आप बिल्कुल ठीक है, दोनों दृष्टियाँ हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आपने ये न्यूज़ के जरिए सभी का जो समस्याएं हैं वो सुनी है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ, यह गौरानगर की जनता का सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। यहाँ अपना जो मेहनत करके आते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, किसी पे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि किसी के पास जाएं। लेकिन उनके अधिकार तो उनके भी है ना, सुविधा तो उन्हें भी देनी चाहिए। उन्होंने मान लीजिए वो जाने के लिए थोड़े ना बैठे हैं, वो अपने कामों में व्यस्त रहे, उन्होंने तो अपने नेता, अपने प्रतिनिधि चुन दिए, फिर वो क्या करते हैं? नहीं, जैसे कि आप अभी यहाँ देखा है मैंने, जो कार्ड ले लेके बैठे हुए हैं, तो इनके थोड़ा सा इनके लिए तो इनको जाना पड़ेगा थोड़ा इनके लिए। और मैं बताना चाहता हूँ गौरानगर में मेन समस्या क्या है। यहाँ अभी कुछ साल पहले यहाँ सड़कें बनी हुई हैं, अभी बनी हुई हैं, पीछे 3 नंबर वार्ड पे यहाँ से 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर आगे जाके मुकेश चेयरमैन जी के उसमें बनी है नेतृत्व में। पर यहाँ की जो गंदगी है ना, अभी सीवर लाइन खुली हुई है, मतलब कि बंद है अभी वो, पर लोग बागों उसमें कनेक्शन कर, मतलब वो चौक है, जो विजय पाल भी बता रहे थे कि सीवर लाइन पहले से ब्लॉक है, चौक है, लेकिन कनेक्शन कर दिए तो वो उसमें न बह करके बाहर निकलेगा। पर सर ये अभी 5 साल हो चुके हैं इसको, इसमें 5 साल में क्यों कुछ नहीं हुआ? जब समस्या में 5 साल बहुत होते हैं, कुछ न कुछ तो किया जा सकता था। जी, मेरा नाम है सोरन सिंह चंदेल। जी बताइए सोरन सिंह जी। यहाँ की जो समस्या है सफाई की, उसको मुख्य बात पर कोई नहीं पहुँच रहा है। यहाँ कर्मचारियों की कमी है। जी, उस बात को जिक्र किया था कि कुल 4 कर्मचारी मिले थे, 20 मांगे थे। नहीं, पूरे शहर में ही कर्मचारी नहीं है। कल हम जिस वार्ड में थे वहां भी ये बात आई थी कि शायद ये प्रमाणित नहीं है, लेकिन कहा गया, ऐसा आरोप लगाया गया कि 150 दिखाए जाते हैं रजिस्टर में, जमीन पे शायद 45-50 मात्र उतरते हैं। नगर पालिका गई, निगम आ गई, निगम में क्या हो रहा है कि अधिकारी कोई सुनता ही नहीं है किसी की। हम वहाँ जाते हैं, कुछ नगर निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी फाइलें पड़ी हैं, उन पर कोई अधिकारी दस्तखत करने को तैयार नहीं है। उनकी वो बढ़ने के लिए पेंशन वो पड़ी हुई है, लेकिन कोई अधिकारी उन पर दस्तखत नहीं कर रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर हम वार्ड की समस्याओं का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ की अच्छाइयों को देख रहे हैं, यहाँ कमियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि शायद प्रोग्राम अपना रूप व्यापक कर लेता है। यहाँ चंदेल साहब बैठे हैं, सोरन सिंह चंदेल जी। ये बहुत दुखद बात है कि वो व्यक्ति जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा करता है, फिर वृद्धावस्था की तरफ जाता है और फिर जाकर के वो पेंशन को चक्कर लगाता है। ये इस कार्यक्रम के वार्ड नंबर 3 का हिस्सा न सही, लेकिन उन्होंने उसी नगर पालिका या जो अब नगर निगम बन गई उसी के रूप पर वो जिक्र कर रहे हैं कि मैं जाता हूं, सेवानिवृत्त और जो कर्मी जाते हैं वो परेशान होकर लौटते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अधिकारी संवेदनशीलता दिखाएंगे और आप लोगों का सम्मान कायम रखेंगे। आप खड़ी हो पाएंगी? जी, आपका शुभ नाम बताइए। गंगा देवी। बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि एकदम मोहल्ला में सफाई नहीं है, बिल्कुल गंदगी बहुत है रही है, और एक राशन नहीं है, 2 साल से राशन नहीं मिला बिल्कुल। तो गंदगी और राशन मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित नहीं है ही नहीं। फार्म भरवाया तो बताइए, आप इधर की तरफ आके बताएं क्या कहना चाहती थी। सर यहाँ पे सफाई नहीं होती है, सफाई दिखी हुई है, नहीं तो रोज सफाई खराब रहती है यहाँ पे। यहाँ सफाई नहीं है? नहीं, कभी नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ सब थैली वगैरह जो भी कुछ होती है, पॉलीथिन वगैरह सब पड़ी रहती है। बच्चे निकलने में परेशानी होती है। जहाँ की ये दावा करते हैं सफाई का, यहाँ के इनके खुद जानवर यहाँ पे पड़े रहते हैं, घरों में घुस जाते हैं
और भैंस पोए जो भी कुछ होते हैं सब। मतलब आवारा पशु भी विचरते हैं जिससे कई बार थोड़ा सा खतरा रहता है और सफाई नहीं है। विजयपाल जी देख लीजिए, आपका कार्यकाल भले ही गुजर गया जी, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कोई डलावघर नहीं है जी, इसी कारण यहाँ पर कूड़ा फेंका जाता है और रोड पर फेंका जाता है। आप सब चीज कह तो देते हैं, फिर आपने किया क्या महाराज 5 साल? जी मैंने आपको लगवाते, आपको पहले करते, यहाँ पे से ट्रॉलियों में कूड़ा भिजवाते, एक उसका रोस्टर बनवा लेते। ऐसा होता है रोज ना, तो फिर भी आता है 2-3 टोली रोज कूड़ा उठ के जाता है। आप पहले तो कहते हैं यहाँ पर डलावघर नहीं है, फिर कहते हैं ऐसा होता है, फिर भी जनता गंदगी से परेशान है, इसे निजात नहीं मिली। 5 साल की 5 साल गुजर गए। नाम बताएं। जी मेरा नाम पूनम बघेल है और मैं गौरानगर से वार्ड नंबर 3 से मैं रहती हूँ। जी मैं विजयपाल भैया के पास में अपनी सड़क की समस्या लेके आई थी अपने सबके साथ में, तो मेरे साथ कुछ लोग भी आए थे और जो नहीं आ पाए मैं उनके सिग्नेचर्स करा के लेके आई थी। तो उसके बाद में विजयपाल भैया ने मेरी सुनवाई भी की थी और मेरे जो भी प्रॉब्लम हुई थी हमारे साथ मुकेश बघेल जी के यहाँ, उनके यहाँ गए थे। वो मुकेश शर्मा जी जो हैं यहाँ के चेयरमैन मुकेश गौतम जी, उनके यहाँ गए थे और हमारी परेशानी को उन्होंने समझा और उसके बाद में हमारी जितनी भी जल्दी हो सके उन्होंने हमारे लिए रोड बना। चलिए ये एक अच्छा बात भी आई है जो इनके खाते में जाती है, इनकी भलाई की बात हुई है कि इनके पास गए, इन्होंने सुनवाई की और इन्होंने उस समस्या का निदान किया। तो विजयपाल जी के लिए एक बार ताली तो बनती है ना, है तो हमारे ही साथी, भलाई कर लेंगे बुराई कर लेंगे लेकिन है तो अपने बीच का ही, कमियां सब में छूट जाती हैं। और कोई यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं? मेरा नाम शीला है, आज 25 साल है गई मोजा वृंदावन में। राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड तो है, सोचा राशन ही है, नाम काट दिए, पेंशन ही वो बंदी 15 से की वो भी कट गई और कोई बच्चा मेरा किराए पे रहूं, कोई नौकर नहीं भेजा आज तक और 6 वोट जाती है मेरे घर से। पहली बात तो राशन नहीं है, पेंशन नहीं है, अब मैं वोट देती हूँ तो मेरे बच्चों को नौकरी लगवाओ, अब क्या करेंगे भाई? अब यहाँ पे ये वाली व्यवस्था कहाँ से लाए? तो माता जी पैसा बारे इनको जो भरे पैसा इनको नौकरी मिल जाए हमारे बच्चा। कुछ फिर ऐसी सेंटिमेंटल बातें आ जाती हैं कि सब कुछ पैसे वालों के लिए, ये बातें आ जा। अब इसमें ये व्यवस्था कैसे आए कि मैं वोट देती हूँ तो अब ये होना तो चाहिए, हम वोट देते हैं तो नौकरी दो, ये सरकार का ही काम है। लेकिन लगभग 150 करोड़, लगभग 125 करोड़ पिछले 4-5-6 साल से सुनते आ रहे हैं हम लोग, लगभग 150 करोड़ की इस आबादी वाले इस भारत देश में जहां जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से बढ़ रही हो, वहां कैसे सब कुछ संभव है? चलिए फिर भी आपकी बात जायज है, घर में बेरोजगारी है, राशन नहीं है। और बताइए जल्दी से जी। पानी नहीं आता, कोई देता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पहली हो जिसने पानी का जिक्र किया है। राशन, पेंशन, गंदगी, सीवर, ये पहली आई हैं जिन्होंने पानी। आप अपना नाम बताइए। इस्लामी। आपको क्या पेयजल अच्छा सा शुद्ध नहीं मिलता? गरीबों को पानी नहीं देते हैं गली में हमें, और सरकारी नल लगना चाहिए और बत्ती ऐसी लगनी चाहिए गरीबों। आप किस तरफ रहती हैं? जैसे अस्पताल के पीछे सामने। विजयपाल जी, आपने शुरू में ही दावा किया था, मैंने कहा था कि आपके कार्य बताइए, आपको अवसर दिया था, आपने कहा था बहुत सारे हैंडपंप लगाए, ये तो प्यासी घूम रही हैं। जी मैंने हैंडपंप लगवाए, वार्ड नंबर 3 में लगवाए, वार्ड नंबर 12 में नहीं लगवाए। लेकिन ये कहती है कि आप ही के वार्ड की है। जी नहीं, 12 की है। आप कौन से वार्ड की हैं? 3 वार्ड में। ये देखिए कह रही है 3 की है। जी यहाँ का जो एड्रेस बता रही हूँ 12 में लगता है। पानी नहीं है, 3 नंबर की है या 12 में लगता है? 12 पीछे जाके। हाँ 12 में है वो। देखो हमारे ना तो लेटरिन है, लेटरिन की सबरी व्यवस्था ये है कि बच्चा जाते हैं खुले में जाते हैं, बच्चा सियानी सौ की 6 छापरी हुई है, वो भी लेटरिन को नहीं भगते हैं, घर में नहीं है। और मतलब ये बहुत दुखद बात है, आपने अपने क्षेत्र में जो ऐसे परिवार हैं जिनके यहाँ पर सुविधा नहीं है या उनकी माली हालत ठीक नहीं है, तो उनके लिए सुलभ शौचालय या सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण की कभी विचार नहीं किया? जी मैंने चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन में दी थी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि चेयरमैन साहब की कोई हमारी तरफ सपोर्ट नहीं रही थी और जो शौचालय बना हुआ था उसको भी तुड़वा दिया गया था। विजयपाल जी, घर से आने से पहले आप पानी पी के आए थे, चाय पी के आए थे, कोल्ड ड्रिंक पी के आए थे, क्या पी के आए थे बताइए? तब पानी पी के आया था। पानी के गिलास में आपने एक कोई गोली डाल ली थी क्या कि चेयरमैन साहब ने नहीं किया, चेयरमैन साहब ने नहीं किया, वही घोट के आए हो जो बोलते रहोगे आप? बिल्कुल चेयरमैन साहब के हाथ में होता है, मेंबर के हाथ में कुछ अरे नहीं तो होता ये है। जनता तो आपको जानती है सर। जी मैंने तो प्रयास किया था, आपको मैंने बताया, मैं पूरा प्रयास किया था मैंने तो। अब ये जनता आपके प्रयासों को नहीं मानती है, कहती है कि हम तो जस के तस रह गए। जो बना बनाया शौचालय भी तब तोड़ा दिया था। जिनने कुछ नहीं किया, जब तक ये ठाड़े हुए हमारे गली में 3 नंबर बार में कुछ नहीं शब्द करिए हमारे राशन में। हाँ जब तक चेयरमैन साहब जब तक हमारी गली में कभी आए ही ना, मेंबर साहब बने, हम जानते भी नहीं है आज। अब ये जनता तो आपके ऊपर है, सामने सामने खड़े होके बात कर रही है। तो सामने खड़े होकर बात करें, मैं तो आपको बता रहा हूँ। जी आप मिलते नहीं है, देखिए इधर आते आते फिर इन्होंने कह दिया।
तो ये क्या स्थितियां हैं विजयपाल जी? जी मैं बिल्कुल हमेशा घर पे रहता हूँ, मेरा टाइम भी था, मेरा वोट भी लग रहा था सुबह मिलने का 9 बजे से लेकर 1 अच्छा, बजे। एक बात तो है, एक अच्छी सी बात तो मेरा अनुरोध है कि थोड़ी आप ही की बातचीत हो रही है, बात सुनिए, आप ही जनता की बातचीत हो रही है। एक बात तो ये तो मानेंगे ना कि जिस वार्ड से हम लोग होते हैं या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, तो वहां कोई ना कोई हमारा किसी से रिश्ता हो जाता है, कोई चाची, कोई मामी, कोई ताई, कोई बहन, कोई बेटी। तो आप ही के क्षेत्र की महिलाएं, जो युवा लड़कियां हो, जो और महिलाएं हो, वो अगर खुले में शौच करने जाएं तो दुख की बात तो है। बिल्कुल, बहुत दुख की बात है ये। तो फिर ये दुख आपने फिर अपना जाहिर क्यों नहीं किया? बिल्कुल मैंने जाहिर किया, विरोध भी किया, मेरे पास लिखित में भी है। जी, लिखित में भी है। चलिए जल्दी से अब अपने कार्यक्रम को अंतिम तरफ ले जाते हुए, रवि, इस पूरी बातचीत के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका कोई सवाल विजयपाल जी से या बच्चू सिंह जी से, वहीं पे से? मेरा सवाल विजयपाल सिंह जी, बच्चू सिंह जी आपसे है। चूंकि आप पहले अपनी गलती स्वीकार कर चुके हैं कि आपने 5 साल तक कुछ भी नहीं किया। हाँ, इन्होंने तो साफ कह दिया था। मेरा सवाल विजयपाल सिंह जी आपसे है। जी, आप ये बताएं कि जो सुलभ शौचालय टूटा था महिलाओं का, आपके क्षेत्र में भी आने से पहले भी कुछ महिला और पुरुष यही सोच कर रहे थे, तो आपने कभी प्रयास क्यों नहीं किया? जी मैंने पूरा प्रयास किया, मेरे पास लिखित में भी है जी। फिर भी हमने आपसे पहले ही बताई थी कि चेयरमैन की मुझको सपोर्ट नहीं मिली थी। जब उनके पास आते थे मुझको टेला के लौटा देते थे, जाओ हो जाएगा काम। चलिए बात मान ली। अनूप जी एक बात बता दूं जो विजयपाल जी ने छुपाई अभी तक। जी, समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार में इन्होंने उसी दबंगई, उसी के साथ समाजवादी पार्टी के सभासद के तौर पर नगर पालिका में काम किया। जी, आपने समाजवादी पार्टी का बोर्ड भी लगाया, लेटर पैड भी शायद समाजवादी पार्टी का होगा, मैं सही कह रहा हूं? जी। आप सत्ता में रहे जी, और आपकी नजदीकियां समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ रही जी। आप कैसे कह सकते हैं कि चेयरमैन ने आपकी नहीं सुनी? आप डीएम साहब के जाते थे, जो तत्कालीन जिलाध्यक्ष उनके साथ जाते थे, आप सपा के एक सभासद रहे, उसका लाभ लिया, आप नहीं करा पाए समस्याओं का समाधान? जी, जहाँ की जो समस्या होती है वो चेयरमैन साहब के याद में होती है। नहीं, मैं मान ली, लेकिन आप सत्ताधारी पार्टी का बैनर लेकर के पद लेकर भी रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसमें आपने काम क्यों नहीं किया? उसमें आप नगर अध्यक्ष रहे, उपाध्यक्ष रहे, जिला उपाध्यक्ष रहे कई संगठनों के, तब काम क्यों नहीं किया आपने? मैंने नहीं, सिर्फ सदस्यता ग्रहण करी। नहीं, आपके कई लेटर पैड ऐसे हैं, आप पदाधिकारी रहे हैं, मान लीजिए सभासद का लेटर पैड यूज किया पार्टी का, सत्ता का, सिर्फ सत्ता सदस्य का ग्रहण की थी। ताकत तो बनी ना आपकी? जी बिल्कुल ताकत बनी, पर सुनो, एक ही सभासद होकर काम नहीं होता। यहाँ पे कम से कम 10 से 12 सभासद चाहिए, जब वृंदावन नगर पालिका में काम करा सकते हो आप, नहीं तो वरना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। ये अगर मुझसे चेयरमैन साहब, हेलो, मुझसे चेयरमैन साहब बोलते थे कि मैं बोर्ड मीटिंग में आना नहीं आना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी 16 सभासद हैं। आपने तो जब मैंने विरोध किया था, मैंने बोर्ड मीटिंग में नहीं आऊंगा, वो कह रहा आओ बताओ, मेरे पास 16 है। एक आरोप और है, हो सकता है कुछ लोग ना बोल पा रहे हो, मैं आपसे जनरल पब्लिक की तरफ से बोल रहा हूँ। आप घर पे अंदर होते थे और आप मना कर देते थे, लोगों ने बताया, आप नहीं मिलते थे। जी ऐसा कभी नहीं होता था, ये झूठ है। कभी भी आधी रात मैंने काम किया है। ये बात सच है कि झूठ है? मिले थे, निषाद मोहल्ले में बताए थे कि नहीं मिलते थे। चलिए, 2-4 नहीं मिलते कोई बात नहीं, पर आधा से 80% में जनता से मिला था मैं, मुलाकात, और मोटरसाइकिल लेकर घूमता भी था मैं, पर जरूर थोड़ी हर किसी घर में थोड़ी जाके मिलूंगा मैं। जी, यदि आप भविष्य में निगम बन गया है, यदि आप लड़ते हैं, तो आगामी योजना क्या है आपकी? जनता आपको दोबारा क्यों चुने? ये सवाल आपसे भी और आपसे भी। ये सबसे पहले तो मेरा एक ही गंभीर सवाल है, जो आप बोल रहे थे, शौचालय जरूर होना चाहिए और पानी बढ़िया मिलना चाहिए, घर घर पानी पहुंचना चाहिए जी, और लाइट, बिजली और सफाई की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की है ये जी, उस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं नहीं आता हूँ, फिर भी जो भी मेरा भाई आए वो उसकी तरफ भी ध्यान दे। बच्चू सिंह जी आपका जवाब। वार्ड नंबर 3 की सम्मानित जनता बैठी हुई है, सब जब बता रही है आपको सारी बातें। टॉयलेट योजना नगर पालिका के माध्यम से आई, सभासद महोदय ने इन लोगों को मुहैया कराई नहीं कराई, पब्लिक में बताया नहीं बताया जी, इनकी जिम्मेदारी बनती थी। आप क्या करेंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, निगम आ गया है, आप तैयारी कर रहे होंगे, आप क्या करेंगे? आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य कराएंगे। और चलिए, 5 साल तो आए नहीं, लेकिन अब वादा जरूर कर रहे हैं अनूप जी, देखते हैं आगे क्या होता है। आगे आप बहुत बहुत शुक्रिया। प्रहलाद जी, एक आपका भी मैं, चूंकि कार्यक्रम को अपने अंतिम चरण की तरफ लेके जा रहे हैं, आपने सब कुछ जाना है, सब कुछ सुना है, जनता को ज्यादा सुना है, सवालों के जवाब शायद उतने ना आ पाए हों। क्या आपका अपना कमेंट इस पूरे बातचीत के बाद वार्ड नंबर 3 की स्थिति पे बेस करते हुए? अनूप जी, ये क्षेत्र समस्याओं का बहुत बड़ा अड्डा है जी। अब ये सफाई के लिए सभी लोगों ने कहा है जी, सफाई का तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पूरे वृंदावन का ही कूड़ा यहाँ आता है, जो कि संक्रामक हॉस्पिटल है यहाँ,
जी जी, जो एक गंदगी का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, और यहाँ तो बहुत बड़े अड्डा बना दिया यहाँ। हैजा का मतलब, हैजा तो होता ही संक्रमण से है। जी जी जी, और वहाँ पर ही गंदगी का जी बहुत बड़ा अड्डा है जी। अब चाहे ये विजयपाल जी की कमी हो या चेयरमैन साहब की, सबसे बड़ा मैं तो ये इस दृष्टि से देखता हूँ कि ये मलिन बस्ती और कमजोर लोगों का एरिया है, इसलिए इसको बहुत बड़ा अड्डा बना दिया गया उसका गंदगी अच्छा, का। आप ये मानते हैं कि यहाँ सौतेला व्यवहार होता है? सौतेला व्यवहार ही कहा जा सकता है, क्योंकि सर कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला ही नहीं।